नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत में जब भी शादी का सीज़न आता है, तो मानो एकदम जो इकोनॉमी है, वो टर्बो इंजन उसको लग जाते हैं और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस साल लगभग साढ़े 6 लाख करोड़ की वेडिंग स्पेंडिंग होने वाली है और 1 करोड़ तक नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे यहाँ जो शादी के इंतज़ाम और इतना कुछ होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ये इतना अननेसेसरी क्यों है? हमारे यहाँ के जो कस्टम ट्रेडिशंस है, वो इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये अपने आप में बड़ा चौंका देने वाला सवाल अपने आप में निकल कर आता है। लेकिन सवाल एक ये भी है कि ये जो इकोनॉमिक बूम है, ये सस्टेनेबल है या नहीं? या फिर इसको हम कहें कि ये जो कंज़म्पशन बबल है, वो मिडल क्लास को कहीं न कहीं एक और कर्ज़ के जाल या डेट ट्रैप में डालने की तरफ लेके जा रहा है या कोशिश कर रहा है। इसको आज पूरी तरह से समझेंगे कि जो वेडिंग इकोनॉमी है, इसका आखिर सच क्या है? कितना इसमें प्रॉफ़िट है? कितना इस पे प्रेशर है? और क्या जो डेट ट्रैप है वो भी है? पूरा ये सिस्टम मैं आज उमेश जी से समझूँगी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, भारत में शादी का सीज़न सीज़न और इकोनॉमिक बूम लेके आता ही है। लेकिन इस बार जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साढ़े 6 लाख करोड़ की जो स्पेंडिंग है, वो होने वाली है और जॉब्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। इसको किस तरह से देखना चाहिए कि ये जो बिग फैट वेडिंग बबल है, वो है या फिर जो स्पेंडिंग है, उसको एक रियल ग्रोथ के तौर पर देखना चाहिए? कैसे इसको देखें? देखिए अंबर जी, या सोशल इसमें प्रेशर बहुत भी एक फैक्टर है। लोगों में ये भी रहता है कि अरे इसकी शादी इतनी हुई तो लेविश मेरी में होना चाहिए, इतना क लाख का लहंगा, मनीष मल्होत्रा का लहंगा, तो ये वाली ज्वेलरी, तो वो वाला वेन्यू, ऐसा मेन्यू, तो कहीं न कहीं सोशल प्रेशर भी होता है। देखिए अंबर जी, मैं फिगर्स के साथ बताता हूँ। 2023 के अंदर तकरीबन जो ये वेडिंग सीजन है, उस समय 38 लाख वेडिंग्स हुई थी इंडिया में, जिसमें टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था 4.74 लाख करोड़। और 2024 में तकरीबन 48 लाख वेडिंग्स हुई थी, जिसमें जो बिजनेस था अराउंड 5.90 लाख करोड़। इस पर जो वेडिंग हो रही है अप्रोक्सीमेटली 54 टू 60 लाख वेडिंग्स है। एस्टिमेटेड है ये अराउंड 6.5 लाख करोड़ का एक तरह से बिजनेस जनरेट होगा, बट एक्चुअल फिगर इससे ज्यादा भी हो सकता है। और एक तरह से आप ये देखिए, भारत के अंदर जो वेडिंग सीजन है वो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। 1 करोड़ जॉब्स जनरेट होते हैं, टेम्पररी जॉब्स होते हैं। देखिए बहुत सारे जॉब्स शादी के वक्त जो अस्थायी लेबर्स है उनको हायर किया जाता है, केटरर्स हायर किए जाते हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए लोग आते हैं, मेहंदी वाले को काम मिलता है, आर्टिसंस को काम मिलता है, इवेंट मैनेजर्स को काम मिलता है, मेकअप आर्टिस्ट को काम मिलता है और एमसी जो है उनको काम मिलता है। सब अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 टू 7 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट होने वाला है। देश की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा एक मिलेगा। आप ये भी देख लीजिए, गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी को रिड्यूस किया है। जीएसटी को रिड्यूस करने के बाद हमने जो 12% के अंदर जो स्लैब वाली आइटम्स है, हमने उनको 5% पे कर दिया है। उसके बाद 28% पे जो स्लैब वाली आइटम्स थी, हमने उसको 18% पे लेके आ गए। 28% का तो स्लैब ही खत्म कर दिया है। उसके अलावा उसके बावजूद भी जीएसटी कलेक्शन हमारा 1.96 लाख करोड़ हुआ था, तो एक बहुत बड़ी बात है। बात आता है कि इसके कारण क्या होता है, जब आपके टैक्सेस कम होते हैं, लोगों के हाथ में कंजम जो डिस्पोजेबल इनकम है बढ़ जाता है और उसके कारण देश के अंदर एक तरह से आप ये देखिए सबको फायदा होता है। अब आप ये देखिए कि 1 करोड़ जॉब्स जनरेट होंगे, उसमें किसको फायदा होगा? जैसे डेकोरेटर्स है, केटरर्स है, फ्लोरिस्ट है, आर्टिस्ट है, ट्रांसपोर्टर्स है, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ है, सबको फायदा होता है। होटल की बुकिंग्स एक तरह से बढ़ जाती है, 72 टू 75% हो जाती है और स्पेसिफिक डेट पे तो वहां पर कोई बुकिंग भी नहीं मिलती है। लोग आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे गांव में वहां पर जाके
लोग इंटरेस्टिंग वेडिंग्स जी, आपने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी का वो स्टेटमेंट याद आ गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आग्रह किया था कि बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, अपने देश में ही शादियाँ करें। तो क्योंकि इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, उनका ये प्रेशर था कि देश में शादी होगी तो ऑफ कोर्स जो देश के हमारे लोकल आर्टिज़न हैं और जो छोटे कामकाजी लोग हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिले, ना कि सिर्फ़ बिग ब्रांड या बिग डेस्टिनेशंस को ही। आपकी बात बरोबर है और इसी के लिए भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल कैंपेन चला गया, जिसमें चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से मना किया गया। और लोगों ने इस प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी, उसके बाद वो लोकल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और इसी के अंदर आप देखिए इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट को अराउंड 75,000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अंदर जो हमारा जो ज्वेलरी परचेसिंग भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आप ये देखिए कोई भी पिता अपनी बेटी को वो गोल्ड देके भेजता है, एक तरह से ये इम्पोर्टेंट स्त्रीधन होता है। हमने हमने अपने प्रोग्राम में बताया कि भारतीय महिलाओं के पास 35,000 टन गोल्ड है। ये गोल्ड आता कैसे है? ये गोल्ड हमारे शादियों के अंदर आप देखते हैं कि पिता अपनी बेटियों को देता है, एक तरह से जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर करता है और भी ज़्यादा गोल्ड खरीदता है। तो ये सीख तो हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक बाप अपनी बेटी को समझा के भेजता है कि जो भी पैसा एक मैं दूँ, एक्स्ट्रा दूँ, आप गोल्ड में खरीदो। तो ये एक तरह से मेरे ख्याल से शादी के अंदर जो खर्चा होता है, समझ लीजिए साढ़े 7 साढ़े 6 लाख करोड़ है, उसमें से 70 से 80 हज़ार करोड़ गोल्ड के अंदर खर्चा होगा, जिससे कारण जो लड़की के पास है, वो एक उसकी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो जाती है। उसको स्त्रीधन बोला जाता है। इनफैक्ट अगर इनकम टैक्स की रेड भी होती है, तो उसको टच नहीं कर सकते, उसको स्त्रीधन बोलते हैं, ये भी बता देता हूँ। और ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो कपड़ा उद्योग है, उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हमारे जितने भी कारीगर हैं, वो जिस हिसाब से उसके अंदर देखिए सिर्फ़ जो लड़की है उसके क कपड़े नहीं लिया जाते, परिवार के सारे सदस्य अपनी हिसाब से वो खर्चा करते हैं और उस समय नए-नए कपड़े एक तरह से नए ट्रेंड्स, नए फैशन के कपड़े खरीदते हैं और उसको एक तरह से धूम-धाम से मनाते हैं। और जगह तो भारत के अंदर एक तरह से ये है कि मैं वही इश्यू पे आ रहा हूँ, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर के अंदर भी लोग कर्ज़ा लेके शादी करते हैं, दिखावटीपना करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा दिखावटीपना ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बंद कर दो, पर आप अपनी आय से अधिक, अपनी जो कैपेसिटी से अधिक अगर आप खर्चा कर रहे हो, ये मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप वेडिंग में कितने भी पैसे लगा रहे हो, कम से कम 40% पैसा आपको ज्वेलरी देना चाहिए। मैं ये कहता 40 टू 50% पैसा आप ज्वेलरी अगर आप कोई बाप अगर 25 लाख लगा रहा है, तो 10 से 12 लाख रुपया उसको ज्वेलरी देना चाहिए। बाकी 10 से 12 लाख आप दूसरे खर्चे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ज़रूरी है और गोल्ड के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो एक तरह से एडेड प्रेशर आने वाला है। तो ये मेरा मानना है कि जो फालतू के खर्चे होते हैं, वो बंद कर दीजिए। मैं ये भी देखता हूँ कि आज की डेट में जिस हिसाब से इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं, वो आपकी सेविंग्स वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्कैन कर रहे हैं। आप अगर जो सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट डालते हो, प्री वेडिंग आप इतने सारे आप करते हो और उसके बाद आप स्पेंडिंग करते हो, उस सब की फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं और इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने जयपुर में 20 बड़े इवेंट प्लानर के ऊपर एक तरह से उधर छापा भी डाला और वहां पर 7,500 करोड़ की अनअकाउंटेड वेल्थ पकड़ा है। आप देखिए, ये भी बता देता हूँ। और एक चीज़ है कि शादी के वक़्त अगर आप इनके जो जितने भी ये जो ब्यूटी आर्टिस्ट है, ये कैटरर्स है, ये कोरियोग्राफर्स है, इनके दाम तो ऐसे बढ़ चुके हैं कि पूछिए मत। पहले जो काम होता था कि घर के अंदर कोई स स सिखाने आ जाता था डांस एंड अदर थिंग्स, आज बताया जाता है एक-एक डांस के लिए जो सीक्वेंस है वो लोग 20,000 25,000 स्कैन करते हैं। ब्राइडल ग्रूम्स को ब्राइडल जो ब्राइड्स रहती है, उनको मेकअप आर्टिस्ट आर चार्जिंग लाइक 2 lakhs to 3 lakhs. सब थिंग्स आर वेरी मच आई विल से अगर कोई भी लड़की इतनी अगर पढ़ी लिखी है,
उसको एक तरह से समझना चाहिए, ये 2 से 3 लाख रुपया फालतू में देने से अच्छा वो खुद ही वो मेकअप कोर्स सीख ले। और कितना भी अगर आप समझ लीजिए कितना भी बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड लो, वो 5 से 10,000 से ऊपर नहीं होगा और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बच भी जाएगा और शादी के बाद भी यूज़ कर पाएगी। उसके लिए ये जो ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है, इनको 2 लाख, 2.5 लाख रुपया क्यों देना? ये एक तरह से मेरा एक तरह से शादी के अंदर जो फालतू के खर्चे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। डेकोरेशन, डेकोरेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि लोग यूनिक रखना चाहते हैं। बहुत जगह तो आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए शादी देखिए, हम थोड़ा मल्टीपल। शादी के बस डिटेल में चले गए। हम शादी की डिटेल से से हट के जो इकोनॉमी खेल है, उस पे थोड़ा-सा मैं बात करना चाह रही हूँ। वैसे जो ये वेडिंग इंडस्ट्री है, इसमें पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम लोकल आर्टिसन की बात करते हैं, उन तक कितना पहुँच रहा है? स्मॉल वेंडर्स, लॉजिस्टिक वर्कर्स और बहुत सारे जो अ, छोटे-छोटे इस तरह के कारोबारी हैं, उन तक कितना पहुँच रहा है? साथ ही साथ इंडिया की जो शादी का ये इकोसिस्टम है, क्या इसको हम शैडो इकोनॉमी कहेंगे? एक शैडो इकोनॉमी बन चुका है, जहाँ पर जो कैश ट्रांज़ैक्शन है, वो अनरिपोर्टेड है और जो इस क्योंकि बहुत सारा जो छुट-पुट पैसा खर्च होता है, बहुत कैश में खर्च होता है शादी के समय में। देखिए बहुत तकरीबन आज भी शादी के अंदर मैक्सिमम जो होता है, जो मैंने देखा है, अप्रॉक्सिमेटली होटल्स के अंदर तो बंद हो चुका है। वहाँ पर तो अगर आपने किधर होटल्स या रिज़ॉर्ट्स में किया है, वो पूरा बिलिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी होटल्स अभी इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी नहीं नहीं, जाता है। होटल में तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो ऊपर से शॉपिंग होती है, कपड़े हैं और ऊपर के सामान हैं, जो दहेज का सामान होता है, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी और बड़े सारे वो सारे हम देखते हैं कैश में लिए जाते हैं। देखिए मैक्सिमम जो पेमेंट होता है कैश में वो होता है केटरर्स को। ठीक है, अगर बड़ा वेन्यू लेके करते हो और खुद का केटरिंग रखते हो तो केटरर्स लेते हैं। सेकंड हुँ, डेकोरेशन वाला लेता है, थर्ड कोरियोग्राफर्स लेते हैं, वो ब्यूटी आर्टिस्ट जो है वो लेते हैं। फिर बाद में दूसरे एलाइड सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टर्स, आप वो लोग लेते हैं। पैसा जी। मैक्सिमम इधर ही जाना है। और बाकी ये सब कपड़े जो कपड़े, बर्तन, गिफ्ट्स देखिए जो होते हैं। कपड़े-बर्तन तो आप दुकानों से लेते हैं। आप एनी टाइम उसके ऊपर जीएसटी तो दे ही रहे हैं। अगर आप हुँ, समझ लीजिए अपने घर में बर्तन लेके आते हैं अपने पास वाले स्टोर से, तो भले ही आप उससे बिल लो या नहीं लो, रात को तो वो बिल काट के वो तो कचरे के डब्बे में फेंकने वाला है। उसने आपने और वो आपसे टैक्स लेके ही देता है। भले ही आपको लगे कि मैंने कैश में लिया है, मेरे ऊपर बिल नहीं फटा है, पर रात में वो अपने हिसाब से पर्ची बना के कंसोलिडेटेड बिल डाल के वो फाड़ देता है और टैक्स गवर्नमेंट को भर देता है। उससे हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि आप क्लेम ना करो उनका इनपुट। गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है अगर आप लेते हो और आप क्लेम नहीं करते हो। सबसे बड़ा जो आज की डेट में जो कैश में जो काम होता है, वो होता है ज्वेलरी मार्केट में। फिर होता है हुँ, ये जो जितने भी केटरर्स हैं, ये लोग कर लेते हैं। फिर बाद में डेकोरेटर्स, जो ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हुँ, बाकी जो दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब लोग हुँ, सब पूरे कैश में देते हैं। कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट इन लोगों के ऊपर थोड़ा-सा निगाह रखे, तो उसको भी प्लग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जयपुर के इवेंट प्लानर्स के ऊपर उन्होंने एक तरह से निगाह रखी और 7,500 करोड़ का उन्होंने एक तरह से वहाँ पर ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी को पकड़ा है। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अंबर जी, बहुत जगह तो मैंने देखा है कि जो डेकोरेटर्स हैं, जो शादी 2-2 3-3 दिन के लिए होती है, एक ही डेकोरेटर से आप काम करा लीजिए और आप चाहो तो उसको स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपकी शादी 16 तारीख को है, 15 तारीख का डेकोर देख लीजिए, उसी में थोड़े से चेंजेस करा लीजिए। इससे बहुत पैसे बच सकते हैं। ये भी बता देता हूँ। इनफैक्ट आजकल तो शादियों में नया ट्रेंड चल गया है कि आप विदेशी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और वो आपकी शादी में आने के लिए 10,000 रुपए तक देने को तैयार है। ये एक नया एक तरह से ट्रेंड हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि शादी के अंदर आप कमाई भी कर सकते हो। देखिए, आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने खर्चे कम कर सकते हो और अपनी रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हो। और शादी के वक़्त आपको जितना भी पैसे मिलते हैं, आप उसको नेक्स्ट डे जाके बैंक में डाल दीजिए और इसको बोल दिए कि शादी के वक़्त मुझे पैसे मिले हैं। इनकम टैक्स इसके ऊपर कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। अगर आपकी शादी 20 तारीख को हुई है, 25 तारीख तक जितना कैश आया है, उठा के बैंक में डाल दीजिए और साथ में बोल दीजिए
गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द मैरिज, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। और एक तरह से आप उसको इन्वेस्टिंग करके शादी का जो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस विल बी अ पॉजिटिव गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप। बिल्कुल तो अगर हम शादी के सीज़न की बात करते हैं तो ये इकॉनमी को लेकर जो बड़ा सवाल निकलता है, लेकिन हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो ग्लैमराइज़ चीज़ें हो रही हैं वो भी हमें यहाँ पर एक नज़र आता है, चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात होती है, लेकिन वेडिंग इंडस्ट्री में डाउरी स्टाइल और ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी, प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस और लहंगा मनीष मल्होत्रा का और सब्यसाची का और ये वाला, मैं ये सारी चीज़ें भी। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली में जाते हो कुछ स्पेसिफिक जगह पर, या अगर सूरत चले जाते हो, वहां जी, जी, पर वो ऑफ आपके कोर्स चांदनी आपको चौक और सूरत में सारी फर्स्ट कॉपीज़ मिल जाती है, ये सबको पता है। हाँ, सब उधर मिल जाएगी आपको, कोई देखने की बात नहीं है, बहुत ही मतलब इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि जो शादी के वक्त जो पहले देखिए, मुझे याद नहीं है कि पहले शादी से पहले कोई प्री वेडिंग शूट होता था, पर आजकल तो प्री वेडिंग शूट के लिए लोग जो नॉर्मल प्री वेडिंग शूट है 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया देते हैं, और कुछ लोग तो अरे एक्सक्लूसिव प्री जगह। वेडिंग फ़िल्म बनती है, फ़ोटोशूट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उमेश जी। हाँ, वो एक्सक्लूसिव वेडिंग शूट लेके जाके जाते हैं, वहां पर तो आप छोड़ दीजिए, कभी कभी तो 10 लाख रुपए भी खर्चा हो जाते हैं। ये एक फालतू खर्चे हैं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी फोटो रख के भी आप किसी को इनवाइट कर सकते हो, आपकी जो कच्चे नेक पे वो जो फोटो है, आपको इसके लिए कहीं पे एक्सोटिक लोकेशन ले जाके, ये फालतू खर्चे हैं। देखिए, जी, एम्पावरमेंट तो बरोबर है, जो यूथ है उनको समझना चाहिए कि पैसे जो हैं ऐसे नहीं है, आपके पिताजी ने बहुत मुश्किल से कमाए हैं। एक तरह से बिल्कुल। ट्रेंड बन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यू नीड टू ब्लो अवे दैट मनी। अगर इतना ही है बिल्कुल। तो खुद कमा के करो तो बढ़िया होता है। आपके नहीं, पापा ने आपके चाहे पिता की कमाई हो या आपकी खुद की कमाई हो, पैसे को सोच समझ कर खर्च करें और इस तरह से किसी भी चीज़ों पे ओवर स्पेंडिंग, ग्लैमराइज़ करना, सोशल प्रेशर में आकर बहुत सारे लोग अपने जीवन की कमाई के साथ-साथ कर्ज़ में भी अरे, फँस जाते हैं। तो ये बहुत आजकल इम्पोर्टेंट तो है कि हमें अपने आजकल तो नया ट्रेंड भी रीति-रिवाज़ों चालू हो को गया है। कायम रखते हुए। अंबर जी, नया ट्रेंड और चालू हो गया है, जो है हुँ। बैचलर पार्टी, मेल फीमेल दोनों रखते हैं। उसके ये ऊपर आज भी का फाल नहीं है उमेश जी, बहुत सालों से चल रहा है। नहीं, मैं पर दिल्ली में इसका बहुत सालों प्रचलन से। पहले क्या बहुत लिमिटेड लोगों में चलता था, आजकल तो इवेंट ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जी। इसके ऊपर भी फालतू खर्चे हो रहे हैं। और एक चीज देखिए, लोग इतने हुँ। सारे प्रोग्राम रख देते हैं कि मतलब सूफी नाइट, फिर बाद में कौन सा पूल नाइट, पूल प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। शादी ना होके एक तरह से कार्निवल बना दिया है। ये जो लोग आते हैं ना, उनको भी आउटफिट पे ऊपर खर्चा करना पड़ता है। आप आपके अंदर आप 5 प्रोग्राम रख देते हो, तो 5 प्रोग्राम के लिए डिफरेंट आउटफिट्स, वो भी बोला बोला जाता है कि आपको ये ड्रेस पहन के आना है, ये कलर पहन के आना है। तो आपके गेस्ट को भी खर्चा करना पड़ता है, अननेसेसरी स्पेंडिंग। जी, तो बिल्कुल, मैं ये वही जो बोल रही हूँ कि अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचें और सोच समझ कर खर्च करें। शादी, रीति-रिवाज बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं न कहीं जो सोशल प्रेशर और कर्ज़ का जाल इधर-उधर बन रहा है, ये हमारे लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी।